हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विजडम टूथ। दोस्तों, हम अपनी नई सीरीज़ हिस्टोरिक एपिसोड्स में बात कर रहे हैं कश्मीर की हिस्ट्री की, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने बात की थी किस तरह से कश्मीर की कहानी मौर्यन एम्पायर से लेकर इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे तक चल रही थी। और बंटवारे के बाद पाकिस्तान हर कीमत पे कश्मीर को चाहता था और इसीलिए उसने कश्मीर पे जब बातों से बात नहीं बनी तो अटैक कर दिया। राजा हरी सिंह को पता था कि वो इस अटैक का सामना अपने फ़ौज से नहीं कर सकते थे और इसलिए उन्होंने भारत से मदद मांगी। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। दोस्तों, जब हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी तो भारत सरकार ने अपने सेक्रेटरी वीपी मेनन जी को श्रीनगर भेजा। और वीपी मेनन जी श्रीनगर पहुंचते ही सबसे पहले वो राजा हरी सिंह को जम्मू पहुंचाते हैं सेफ्टी के साथ, और फिर उनसे कहते हैं कि अगर आप अपनी सेफ्टी के साथ साथ कश्मीर और कश्मीर के लोगों की सेफ्टी चाहते हो तो आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करना होगा। दोस्तों, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है मैं बता दूं आपको। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन अगर कर देते राजा हरी सिंह जी, या फिर उन्होंने तो कर दिया था, हालांकि अगर कर देने से ये होता है कि कश्मीर इंडिया का पार्ट बन जाता है ऑफिशियली। ठीक है, तो राजा हरी सिंह जी तो इसके लिए ऑलरेडी तैयार थे, तो उन्होंने साइन कर दिया। जैसे ही उन्होंने साइन किया, भारत सरकार ने अपनी फ़ौज श्रीनगर भेज दी एयरलिफ्ट करके, और इस तरह से हमारी फ़ौज कश्मीर पहुंच जाती है और आगे फिर वो वहाँ के जम्मू कश्मीर के फ़ौज के साथ मिलकर कश्मीर पाकिस्तानियों को भगाना शुरू करती है। जब हमारी फ़ौज को एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किया गया था, तब एक्चुअली सिचुएशन ये थी कि उधर से पाकिस्तानी फ़ोर्स और ट्राइबल जो उनके साथ अटैक कर रहे थे इंडिया पे, वो श्रीनगर पे कब्ज़ा करना चाहते थे और हमें श्रीनगर को कब्ज़ा नहीं होने देना था। इस रेस में तो दोस्तों हम जीत गए और श्रीनगर पे हमारा कब्ज़ा हो गया। फिर हमने अटैकर्स को भगाना शुरू किया उल्टे पाँव। पहले बडगाम, बारामुल्ला, फिर उरी एंड पुंछ तक हमने उनको निकाल फेंका, और उत्तर की तरफ हमने कारगिल, द्रास सब वापस ले लिया। दोस्तों, हमने बहुत ही तेज़ी से सब कुछ वापस लिया और ये हमारी बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि पहली बात तो पाकिस्तान के अटैक के 5 दिन बाद हमने शुरू किया था। एक लड़ाई में 5 दिन की एडवांटेज क्या होती है ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा। फिर हमें कश्मीर के लोगों का भी तो ख्याल रखना था, उनका इवैक्यूएशन, खाना, शेल्टर, काफ़ी कुछ। फिर भी हमने लगभग 60 से 65% एरिया वापस ले लिया और आगे भी ले लेते, लेकिन तब तक मामला यूनाइटेड नेशंस पहुंच चुका था और अब दोनों देश की सरकार यूनाइटेड नेशंस में बात कर रही थी। दोस्तों, मैं बता दूं हल्का सा आपको यूनाइटेड नेशंस के बारे में। एक्चुअली जब वर्ल्ड वार टू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था। इससे क्या होता है, दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर एक यूनाइटेड नेशन बनाया था, ताकि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रहेगी तो उसकी बात सारी कंट्रीज़ को मानना पड़ेगा, और अगर कोई एक कंट्री उसकी बात नहीं मानती है तो फिर सारी कंट्री उस एक कंट्री को टारगेट करेंगे। इससे क्या होगा कि इंटरनेशनल मतलब दुनिया भर में एक ऑर्डर बना रहेगा, पीस बना रहेगा, शांति बनी रहेगी। तो जब दोनों देश यूनाइटेड नेशंस पहुँचे तो सन 1949 के जनवरी महीने में यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल ने एक फेमस रेजोल्यूशन पास किया, जिसका नाम, ये बहुत ही फेमस रेजोल्यूशन है, जिसका नाम था रेजोल्यूशन 47। इस रेजोल्यूशन में यूनाइटेड नेशन ने 3 स्टेप्स सजेस्ट किए थे से मतलब है मेरा कि ये बाइंडिंग नहीं था, ज़रूरी नहीं था कि इंडिया पाकिस्तान को मानना ही था। इंडिया पाकिस्तान की मर्ज़ी थी, अगर वो माने तो भी ठीक, ना माने तो भी ठीक। तो ये रेजोल्यूशन में 3 स्टेप्स लिखे हुए थे, जो कि एक के बाद दूसरा होना था, सीरियल ऑर्डर में। पहला स्टेप ये था कि पहले पाकिस्तान को अपनी सारी फोर्स जम्मू एंड कश्मीर के एरिया से हटाना होगा। अगर वो अब पाकिस्तान से किसी को लेके आइए, ट्राइबल को लेके आइए, चाहे किसी को भी लेके आए, उन सबको हटाना होगा। दूसरी बात, अगर ये हो जाता है तो इंडियन आर्मी को भी अपनी फ़ौज को हटाना होगा, लेकिन इंडियन आर्मी अपने कुछ फ़ौज को रख सकती है ताकि लॉ एंड ऑर्डर, ताकि शांति मेंटेन रहे इलाके में। तीसरी बात, अगर ये दोनों हो जाता है तो फिर प्लेबिसाइड कराया जाएगा। प्लेबिसाइड यानी कि लोगों का मत पूछा जाएगा, लोगों से वोटिंग कराई जाएगी कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। दोस्तों, अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो मैं आपको कह सकता हूं कि ये रेजोल्यूशन का पास होना ही इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की जीत मानी जा सकती है। वो इसलिए क्योंकि अगर जो पहला स्टेप है वो कहता है कि पाकिस्तान को अपनी फ़ौज पूरी तरह से हटाना होगा, साथ ही जो ट्राइबल को लेके आए थे उनको भी, लेकिन इंडिया अपनी कुछ फ़ौज वहाँ रख सकती है। इसका मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ये मानता है कि पाकिस्तान ने एंटर किया हमारे एरिया में और हमने अपने एरिया को डिफेंड किया है। ठीक है, तो फिर जिस दिन ये रेजोल्यूशन पास होता है उसी दिन अनाउंस हो जाता है कि इंडियन और पाकिस्तान फोर्स
जहाँ कहीं भी है उस समय वो सीज़ फायर एग्रीमेंट हो जाएगा और सीज़ फायर के तहत लड़ाई बंद हो जाएगी। और जो जिस लाइन पे वो दोनों खड़े थे आर पार, उस लाइन को बना दिया गया सीज़ फायर लाइन। और दोस्तों 1965 में इसी लाइन का नाम बदल के रख दिया गया LOC, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। यूनाइटेड नेशन ने ये रेजोल्यूशन पास तो कर दिया, लेकिन दोनों देशों में से किसी भी देश ने इस बात को नहीं माना, इस रेजोल्यूशन को नहीं माना। उस दिन पाक की फ़ौज जहाँ थी वो आज भी वहीं है, इंडिया की फ़ौज उस दिन जहाँ थी वो आज भी वहीं है। और दोनों के बीच के लाइन को, जैसा कि मैंने बताया, LOC कहते हैं आज के डेट में। पाकिस्तान कहता है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि इंडिया फिर हमारे जगह पे कब्ज़ा कर लेगा, जो कि एक्चुअली इंडिया का था। और इंडिया कहती है कि हमें पाकिस्तान पे भरोसा नहीं और हम पाकिस्तान के भरोसे इस जगह को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज वापस यहाँ के लोगों पे अटैक कर देगी। इन सब के बीच की पॉलिटिकल सिचुएशन भी जान लेते हैं। दोस्तों सीज़ फायर होने के बाद जो सीज़ फायर लाइन बनी थी, उसके उस तरफ का एरिया, जिस तरफ पाकिस्तान फ़ौज अब भी थी, उस एरिया को हम आज कहते हैं POK, और इस तरफ हमारा कश्मीर। तो सन 1951 में हम चुनाव करवाते हैं कश्मीर में, कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली का इलेक्शन कराए जाते हैं, जिसमें शेख अब्दुल्ला लगभग सभी सीटों पे जीत हासिल कर लेते हैं और वो बन जाते हैं CM। उस समय जम्मू कश्मीर के CM को PM भी कहा जाता था। आपको पता ही है, आर्टिकल 370 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल राइट्स देते हैं। उस पर कभी और चर्चा कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अचानक से चीफ मिनिस्टर बनने के बाद शेख अब्दुल्ला के मन में लालच आ जाती है और उनके मन में कश्मीर को फिर से इंडिपेंडेंट बनाने का ख्याल आने लगता है। लेकिन इसकी खबर अंदर ही अंदर नेहरू जी को भी हो जाती है, और जैसे ही उनके पास ये खबर पहुंचती है, वो शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल देते हैं। कहा जाता है कि कई फॉरेन कंट्रीज़ के लीडर ने शेख अब्दुल्ला को उकसाया था कि आप कश्मीर को अगर इंडिपेंडेंट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, हम आपका सपोर्ट करेंगे। एक बात और, शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी बहुत ही घनिष्ठ मित्र भी थे। तो आप इससे ये भी जान सकते हैं, जब बात राजनीति और देश की हो तो शायद मित्रता भी एक कदम पीछे हो लेती है। अब्दुल्ला के हटाए जाने के बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद को CM बना दिया गया और कहानी आगे चलती रही। कहा जाता है कि नेहरू जी जेल से ही शेख अब्दुल्ला की मदद से पाकिस्तान से बात कर रहे थे और वो चाहते थे कि किसी तरह से ये मामला सुलझ जाए। हालांकि उसमें कुछ उनको सफलता भी मिलती है और एक अच्छी डील होने ही वाली थी कि चाचा नेहरू चल बसे। तो जो भी कुछ उम्मीद थी वो वहीं की वहीं रह गई, और आज हम वहीं खड़े हैं जहां हम 1947 में खड़े थे। खैर, कश्मीर में अब शांति थी पहले के मुकाबले, और खूब सारी बॉलीवुड फिल्में बन रही थी हमारे स्विट्ज़रलैंड में। बट कश्मीर की किस्मत भी अजीब है, किसी न किसी की नज़र हमेशा लग जाती है। 1987 के इलेक्शन में कुछ ऐसा हुआ कि कश्मीर आज तक उससे उभर नहीं पाया है। हमारे कई जवान शहीद हो गए। कहते हैं जितनी जानें कश्मीर को शांत रखने में गई थी, उससे कहीं कम जानें पाकिस्तान के साथ युद्ध में गई हैं। जी हाँ, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब कश्मीर ने जन्म दिया था मिलिटेंसी को, जब लोगों के हाथों में हथियार दिखना आम बात हो गई थी। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन अपने अगले एपिसोड में बने रहिएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।